हेलो बच्चों। All right, so beautiful students, how are you? Welcome back to the platform of Physics Wala, and this is your very own PACE batch, and I am yours truly, Tina Chopra, your zoology mentor. So how are you guys? कैसी चल रही है पढ़ाई? Do let me know in the comment section. बीच में 2-3 छुट्टियां भी हुई हैं. I'm so sure कि तुम्हें टाइम मिल गया होगा अपना बैकलॉग कंप्लीट करने का. कुछ एक स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे एंड आई एम श्योर तुमने वो टाइम यूटिलाइज किया होगा. And I have been reading your comments very regularly and I have realized कि तुम्हें ये burger quiz वाला section बहुत पसंद आ रहा है. And I have noticed one thing, like with कल के lecture में within 6 minutes there was first answer for the burger quiz. Like तुम पूरा लेक्चर अटेंड ही नहीं कर रहे. ऐसा लग रहा है कि जैसे यू आर सो एक्साइटेड अबाउट दिस बर्गर क्विज कि तुम्हारा नाम रिफ्लेक्ट हो. आई एम फीलिंग वेरी मोटिवेटेड कि तुम्हें ये चीजें अच्छी लग रही हैं. बट गाइज मोटिव इज कि तुम पूरा लेक्चर अटेंड करो सो दैट आने वाले लेक्चर्स में जब इसी टॉपिक में से क्वेश्चन आए तो तुम्हें आते हो. मोटिव है कि तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो. डू लेट मी नो कि कल का जो हमारा टॉपिक था वो तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझ में आया. सो गाइज वी हैव स्टार्टेड विद दिस चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट. दिस इज लेक्चर 3, राइट. इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव स्टडीड द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, राइट. और कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती कैसे है, राइट. एंड वी यूज्ड लॉट्स ऑफ एनिमेशंस. आई होप कि उसके बाद उन एनिमेशंस को देखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा. सो हाउ डिड यू लाइक द लेक्चर? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. एंड बर्गर क्विज पे पहुंचने से पहले, जंप करने से पहले आज का लेक्चर अच्छी तरह से सुनोगे, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू कि जब भी एक टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं तो वो इधर उधर जिस भी चैप्टर में स्कैटर्ड होता है हम सबको कंपाइल करके एक साथ पढ़ते हैं, राइट. तो इस चैप्टर में हम अपने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में जो थोड़ा बहुत उन्होंने मसल्स के बारे दे रखा है, कार्डिक मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, देयर स्ट्रक्चर्स एंड द कंपैरिजंस, वो भी हम इसमें कंसिडर करेंगे. क्लियर? चलिए, सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेक्चर नंबर 3. सो गाइज वी हैव रेड कि मसल्स आपके कॉन्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, और अभी तक जितना भी हम पढ़ रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट योर स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स यानी जो आपकी बोन्स के साथ अटैच्ड होती हैं, वो आपके कंट्रोल में है, आपकी विल से काम करती हैं. सो वी ऑल्सो कॉल देम वॉलंटरी मसल्स, राइट. एंड क्योंकि उनके ऊपर स्ट्राइशंस प्रेजेंट हैं, बैंड्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ए बैंड और आई बैंड की वजह से स्ट्राइशंस प्रोड्यूस होती हैं. सो वी ऑल्सो कॉल देम स्ट्राइएटेड मसल्स. क्लियर? ऑल राइट. अब ये जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं ये 2 तरह के होते हैं. क्लियर? आपने रियलाइज किया होगा कि जब हमें 2-3 बार भी सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ना पड़े तो हम थक जाते हैं, राइट. आवर मसल्स गेट फटीग. आज हम पढ़ेंगे कि वो फटीग क्यों होता है. आई नो तुम्हें आइडिया है ऑलरेडी, बट वी आर गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ दैट फटीग एज वेल. लेकिन कुछ मसल्स जो हैं जो जल्दी थकती हैं और कुछ मसल्स हैं जो बिल्कुल जल्दी नहीं थकती. सारा दिन हम बोल सकते हैं, राइट, इतनी जल्दी थकावट नहीं होती टंग मसल की. तो बेशक वो एक स्केलेटल मसल है. देन वी आर स्टैंडिंग फॉर द होल डे. आवर बैक मसल्स, द एक्सटेंसर मसल्स ऑन द बैक, दे आर कैरिंग द वेट ऑफ द बॉडी फॉर द होल डे. वॉलंटरी मसल है. क्लियर? लेकिन फिर भी वो इतनी जल्दी नहीं थकती. 10-12 घंटे तो पता भी नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि रोज की आदत है. हाँ, आज अगर कुछ ज्यादा काम करना पड़ गया और 12 घंटे के बजाय 14-15 घंटे हो गए तो लगेगा कि भाई आज कमर टूट गई, राइट. तो दो तरह की मसल्स हैं. सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़ते ही 2-3 बार ऊपर नीचे होते ही हमें थकावट फील होनी शुरू हो जाती है. लेकिन बैक मसल्स जो आपकी पूरा दिन वेट कैरी करते हैं वो इतनी जल्दी नहीं थकती. तो आई एम श्योर कि तुम्हें ये आइडिया लग रहा होगा कि मसल्स जो हैं, स्केलेटल मसल्स, वॉलंटरी मसल्स, वो भी 2 तरह की है. सो विच आर दोज 2 टाइप्स? वन इज योर रेड मसल फाइबर्स एंड सेकेंड इज योर व्हाइट मसल फाइबर्स. ठीक है, चलिए इनके बारे में देखते हैं. सो 2 तरह के स्केलेटल मसल फाइबर्स. तो ये देखिए, फाइबर्स के स्पेलिंग हमने क्या लिखे हैं, तो ये फाइबर्स, राइट. सो फाइबर्स में all right, we have red muscle fibers and we have white muscle fibers. अब ये red या white कलर कैसे बना? हमारी skeletal muscles के अंदर
इवन दूसरी मसल्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, राइट? लेट्स टॉक अबाउट दैट पिगमेंट फर्स्ट. दैट पिगमेंट इज नोन एज मायोग्लोबिन. मायो वर्ड का मतलब ये क्या है? मसल. ठीक है, स्टडी ऑफ मसल्स इज नोन एज मायोलॉजी. मैंने बताया होगा कि मसल्स का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, राइट? तभी मैंने बताया था कि मसल्स की स्टडी को क्या कहेंगे? मायोलॉजी. सो मसल्स के अंदर जो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, जो एक पिगमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है, दैट पिगमेंट इज नोन एज मायोग्लोबिन. एक हमने पिगमेंट पढ़ा है हीमोग्लोबिन, रेडिश कलर्ड पिगमेंट फाउंड इन योर आरबीसीज, राइट? ऐसा ही एक पिगमेंट आपके मसल्स में है. डिफरेंसेस, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है. इज दैट क्लियर? तो मसल्स को जब भी तुम यूज करोगे, मसल्स को एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कैसे बनती है? ऑक्सीजन और फूड का ब्रेक डाउन करके. सिंपल स्टोरी, राइट? जो हम रेस्पिरेशन में पढ़ रहे हैं. तो जब तक मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन रहेगी, वो ऑक्सीजन देता रहेगा और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होता रहेगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी. क्लियर? और जैसे ही मायोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन खत्म हुई, उसका जो ऑक्सीजन स्टोर है वो डिप्लीट हुआ, क्या होगा? नाउ फूड विल बी ब्रोकन डाउन इन द एनारोबिक फॉर्म. और तुम्हें पता है फिर क्या बनता है? लैक्टिक एसिड. उस पर भी हम दोबारा आएंगे. इज इट क्लियर? सो मायोग्लोबिन का रोल क्या है? मायोग्लोबिन इज अ पिंकिश कलर्ड पिगमेंट फाउंड इन योर मसल्स. पिंकिश पिगमेंट है एंड सेकेंड इट इज फाउंड इन मसल्स. और इसका काम है टू स्टोर ऑक्सीजन. इट स्टोर्स ऑक्सीजन. अनलाइक हीमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्ट करेगा, दिस इज गोइंग टू स्टोर ऑक्सीजन. ठीक है? अगर आपने सर्कुलेशन का टॉपिक अच्छे तरह से पढ़ा है तो मैंने वहां पे भी रेफरेंस दिया था मायोग्लोबिन का. इफ यू रिमेंबर, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व जब हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, देखो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन को लेके बहुत हाई एफिनिटी होती है. जैसे हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कोई खास पसंद करता नहीं है, राइट? ऑक्सीजन के साथ तो बड़ी मजबूरी में बाइंड करता है. बहुत हाई प्रेशर ऑक्सीजन का होगा तो जाके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. अदरवाइज सबसे ज्यादा एफिनिटी उसकी किसके लिए थी? कार्बन मोनोऑक्साइड. 200 से 300 टाइम्स ज्यादा, राइट? बट अगर हम मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी चेक करें, देखें तो मायोग्लोबिन हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, वेरी हाई एफिनिटी. अगर वही कर्व हम मायोग्लोबिन के लिए ड्रॉ करें तो गाइस देखो कैसा कर्व बनेगा. सो देखो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, सिमिलर सा ग्राफ. इस तरफ अगर हम परसेंटेज सैचुरेशन ले लें, वहां परसेंटेज सैचुरेशन लेते हैं हम हीमोग्लोबिन की, यहां हम लेंगे ऑफ मायोग्लोबिन. क्लियर? MB. और इस तरफ हम ले रहे हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mm ऑफ मर्करी. इज इट क्लियर? सो वहां पे हमने देखा था कि जो P50 वैल्यू यानी कि हाफ 50% हीमोग्लोबिन की जो सैचुरेशन है विद ऑक्सीजन वो होती है लगभग 25 से 30 mm ऑफ मर्करी पे जाके, इतने हाई प्रेशर पे, राइट? वो भी अगर हम प्लेन्स पे हैं जहां ठीक ठाक प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑफ एयर होगा. और अगर हायर एल्टीट्यूड पे चले जाओ तो फिर तो और प्रेशर चाहिए. बट नाउ लेट्स सी हाउ मायोग्लोबिन बिहेव्स. मायोग्लोबिन की इतनी हाई एफिनिटी है कि ये इवन 5 mm ऑफ प्रेशर के साथ एकदम से ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है. एकदम कैसी शेप आ रही है? एक्सपोनेंशियल फेज आ रहा है. तो जैसे ही इवन 5 mm ऑफ मर्करी प्रेशर होगा तो जो मायोग्लोबिन है वो 100% उसके साथ सैचुरेट होने वाला है, एकदम से उसके साथ बाइंड कर जाएगा और सैचुरेट होके बैठ जाएगा. तो यहां पे उसकी कंप्लीट सैचुरेशन हो गई. तो सैचुरेशन के बाद क्या आ जाता है आपके पास? कांस्टेंट फेज. सो यू आर गेटिंग 2 फेजेस. एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है एकदम से, राइट? या लॉग फेज, राइट? और दूसरा आपके पास होता है कांस्टेंट या स्टेशनरी फेज या प्लेट्यू फेज. इज इट क्लियर? व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ? द शेप ऑफ द ग्राफ इट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. हीमोग्लोबिन के साथ जहां आपको सिग्मोइड कर्व मिलता है, मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ कर्व बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इज दैट क्लियर? और वैल्यू देखो, द वैल्यू इज जस्ट 5 mm ऑफ मर्करी. तो इतनी हाई एफिनिटी है.
इज इट क्लियर? सो अगर इतना लो प्रेशर भी होगा तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ पूरा एनरिच हो जाएगा, ठीक है, 100% सैचुरेट होने के बाद वो बैठा रहेगा। अब जैसे ही तुम मसल्स यूज करनी शुरू करते हो, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होती है ना, मायोग्लोबिन हैज लॉट ऑफ ऑक्सीजन। ये इसने जितनी जल्दी ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग की है, ये उतनी ही इजिली ऑक्सीजन को रिलीज भी करेगा कि लो मेरे पास ऑक्सीजन है, लो ऑक्सीजन और बनाओ एनर्जी। इज दैट क्लियर? अब इसका मतलब ये भी है कि मसल के पास जितना मायोग्लोबिन होगा वो उतनी देर के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन शो कर सकती है, वो उतनी जल्दी थकेगी नहीं। इज दैट क्लियर? सो मायोग्लोबिन इज अ पिंकिश कलर्ड पिगमेंट। तो जितना मायोग्लोबिन मसल फाइबर उतना ज्यादा पिंक, उतना ज्यादा रेड कलर का नजर आएगा। इज दैट क्लियर? सो यहां से क्लियर हो जाता है कि हमारे जो स्केलेटल मसल फाइबर्स हैं वो दो तरह के क्यों हैं। एक है रेड जिनके पास मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, और दूसरे होंगे व्हाइट जिनके पास मायोग्लोबिन कम होगा। इज इट क्लियर? जितना मायोग्लोबिन ज्यादा उसके पास उतनी ऑक्सीजन ज्यादा, वो उतना ज्यादा एरोबिकली रिस्पायर करने वाला है। ठीक है, लेट्स गेट बैक टू द डिफरेंसेस एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर्स। क्लियर? चलिए देखिए, सो रेड मसल फाइबर्स जो है दे कंटेन हाई कंटेंट ऑफ मायोग्लोबिन, हाई कंटेंट। क्लियर? प्लस साइटोक्रोम भी उसके पास ज्यादा होता है। तो साइटोक्रोम गाइस एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो रेस्पिरेटरी एंजाइम और पिगमेंट होगा। दिस इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, और ये आप पढ़ोगे जब आप बायो एनर्जेटिक्स पढ़ते हो, ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, तो उसमें साइटोक्रोम का नाम आएगा। तो जितना ज्यादा मायोग्लोबिन ज्यादा या साइटोक्रोम ज्यादा, उतनी देर एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। क्लियर? सो माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें ज्यादा होगा। सी, ब्लड सप्लाई भी ज्यादा हो रही है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, मायोग्लोबिन ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होने वाली है, ज्यादा देर के लिए एरोबिक रेस्पिरेशन होने वाली है। तो आपके जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं दे रेस्पायर एरोबिकली फॉर अ लॉन्गर टाइम। ऐसा नहीं है कि इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगी, होगी बट देर से होगी, बिकॉज दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन stored in their myoglobin. They have lot of myoglobin. They have lot of mitochondria. Is that clear? They have lot of blood being pumped towards them. और वो blood बहुत सारी ऑक्सीजन, बहुत सारा फूड भी लेके आ रहा है। So हर हाल में ज्यादा देर के लिए aerobically रिस्पायर करेंगे। इनमें fatigue जल्दी नहीं होता है। They do not fatigue easily. Do not fatigue easily. ऐसा नहीं है कि कभी नहीं थकेंगे, बट जल्दी नहीं थकेंगे। Do not fatigue easily. इज दैट क्लियर? सो ये हैं आपकी रेड मसल फाइबर्स। अब ये रेड मसल फाइबर्स के थकने का या लेट थकने का एक रीजन ये भी है कि ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। इज दैट क्लियर? सो दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन। सी, सो स्लो कॉन्ट्रैक्शन होगी लेकिन कंटिन्यूस हो सकती है फॉर अ लॉन्गर टाइम। स्लो एंड कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन फॉर लॉन्गर टाइम। अब जितनी स्लो कॉन्ट्रैक्शन होती है उतना कैल्शियम कम चाहिए होगा। ठीक है, और कैल्शियम कहां पे प्रेजेंट होता है? एससीआर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन इनके केस में एससीआर जो है वो कम होता है। एससीआर एंड कैल्शियम इनमें लेस होता है एज कंपेयर टू द व्हाइट मसल फाइबर्स। व्हाइट मसल फाइबर्स जो होते हैं ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। ठीक है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन शो करेंगे तो इनको ज्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा कैल्शियम चाहिए होगा। तो ज्यादा कैल्शियम किसमें प्रेजेंट होगा? एससीआर में। तो एससीआर भी ज्यादा और कैल्शियम भी ज्यादा। क्लियर? लेकिन इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, ब्लड सप्लाई रिलेटिवली पुअर होती है, मायोग्लोबिन इनके पास लो कंटेंट में है, तो ऑक्सीजन भी इसके पास कम ही होगी। इज दैट क्लियर? सो ये सारे फीचर्स दे आर वेरी कंट्रास्टिंग टू ईच अदर। ठीक है, तो इसका मतलब जो आपके व्हाइट मसल फाइबर्स हैं ये जल्दी थकेंगी। दे विल फटीग इजिली, दे फटीग इजिली। Is it clear? So they are going to respire anaerobically. बहुत जल्दी ये थक जाएंगी, बहुत जल्दी एनारोबिकली रिस्पायर करेंगी और इनके अंदर बनेगा फिर बहुत जल्दी लैक्टिक एसिड। बनता दोनों में है लेकिन इसमें जल्दी बनेगा। अब सोच के देखो कौन सी मसल्स थी। देखो, एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स होती हैं, ऑक्यूलर वर्ड कहीं पे भी आए तो इट इज रिलेटेड टू योर आई बॉल। आई बॉल के बाहर
जो मसल्स है, यानी जिस वजह से आप आई बॉल की मूवमेंट इधर और इधर ऊपर नीचे ये कर पाते हो, तो बार बार अगर आपको आंखें घुमानी पड़े तो आपकी आंखें थकती हैं। ज्यादा पढ़ाई करके तो थकती हैं, ये तो एक्सपीरियंस सबको है, बहुत जल्दी थकती हैं हमारी आंखें, है ना। तो एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स have white muscle fibers। इवन आपके लिम्स की मसल्स, अगर हम ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारे लिम्स के मसल्स के अंदर भी व्हाइट मसल फाइबर्स ज्यादा रहेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी आपकी पोस्टरल मसल्स मीन्स जो कि आपकी बैक की मसल्स हैं, जैसे कि एक्सटेंसर मसल्स ऑफ बैक, दे कैरी द वेट ऑफ द बॉडी फॉर द होल डे, और वो उतनी जल्दी नहीं थकती जितनी कि आपकी लिम्स की मसल्स जल्दी थकती है। इज दैट क्लियर? फिर जो फ्लाइट मसल्स होती हैं माइग्रेटरी बर्ड्स की, जिन्होंने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना है, वो थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद रेस्ट नहीं लेते, राइट? तो इसका मतलब लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए उनकी फ्लाइट मसल्स के अंदर कौन सा फाइबर होगा? रेड मसल फाइबर। ज्यादा देर के लिए एरोबिकली रिस्पायर करने वाली मसल्स। इज इट क्लियर? सो ऑल्सो in case of, they are found in the flight muscles of migratory birds. Now there are two types of birds. See, flight muscles of migratory birds, they also have red muscle fibers. ठीक है? दूसरे बर्ड्स होते हैं जो एक डाल से दूसरी डाल, इनको हम पर्चिंग बर्ड्स कहते हैं, यानी थोड़ा सा फ्लाई करते हैं एंड देन दे नीड टू रेस्ट, दे नीड टू सिट डाउन, फाइन, उनको बोलते हैं पर्चिंग बर्ड्स। तो उनकी मसल के अंदर व्हाइट मसल फाइबर्स रहते हैं। सो फ्लाइट मसल्स ऑफ पर्चिंग बर्ड्स, पर्चिंग का मतलब जो एक डाल से दूसरी डाल झटपट ही जाके बैठ जाता है। सो फ्लाइट मसल्स ऑफ पर्चिंग बर्ड्स, उनके केस में होंगी व्हाइट मसल फाइबर्स, और माइग्रेटरी बर्ड्स के मसल्स में होंगी रेड मसल फाइबर्स। इज दैट क्लियर? सो ये हैं दो तरह के मसल फाइबर्स, स्केलेटल मसल फाइबर्स। सो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट मायोग्लोबिन। वंस अगेन पिंकिश कलर का पिगमेंट है, मसल्स के अंदर होगा और ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। इट हैज वेरी हाई एफिनिटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, क्लियर? और इतनी ज्यादा ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी है कि इट कैन बाइंड एट अ प्रेशर ऑफ इवन 5 mm ऑफ मर्क्यूरी। तो इसका मतलब अगर मैं इसको हीमोग्लोबिन कर्व के साथ कंपेयर करूं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर इस कर्व को हम हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के साथ कंपेयर करें तो मायोग्लोबिन का कर्व राइट हैंड शिफ्ट शो कर रहा है या लेफ्ट हैंड शिफ्ट? इज इट क्लियर? आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। चले, सो क्वेश्चन इज कि वेदर इट शोज राइट हैंड शिफ्ट और लेफ्ट हैंड शिफ्ट एज कंपेयर्ड टू द हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, oxygen hemoglobin dissociation curve. So this is the question, first question that you have to answer in the comment section. और उससे भी पहले आपने मुझे ये बताना है कि कल का टॉपिक यानी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझ में आया। क्लियर? चले आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू मसल फटीग। ठीक है, तो जब बहुत ज्यादा हम मेहनत कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है, जोश में आके, आज तो हमने बहुत ही एक्सरसाइज कर ली, कल हो ना हो, ठीक है, तो फिर कल की एक्सरसाइज भी आज ही हमने कर ली है, राइट, जोश में आके, तो क्या होगा? अब अगले दिन सुबह उठा नहीं जाएगा, है ना, दर्द हो रही होगी, क्या हुआ है बेसिकली? तो आपकी मसल्स फटीग कर गई हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं तो भी मसल्स थक जाती हैं। तो क्यों थकती हैं, फटीग क्यों होता है? क्योंकि उन मसल्स के पास मायोग्लोबिन कम था। ज्यादा हो या कम हो, कभी ना कभी तो थकेंगी। क्यों थकती हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। डिप्लीशन का मतलब खत्म हो जाना है, ठीक है। ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाएगा तो अब चलेगा ऑक्सीजन का उधार, है ना। तो ऑक्सीजन डेट, DEBT, डेट तो समझ में आता है, डेट का मतलब उधार, यानी ऑक्सीजन की कमी चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या होगा? एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करेगी आपकी मसल्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन शोन बाय द मसल्स। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में तुमने पढ़ा है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान देखो फूड कैसे ब्रेक डाउन होगा, C6H12O6, इट विल ब्रेक डाउन टू फॉर्म lactic acid, right? And it is all the kamal of this lactic acid that your muscles feel
पेन, क्रैम्प्स जो पड़ते हैं वो इस लैक्टिक एसिड की वजह से पड़ते हैं। इज इट क्लियर? अब फिर तुम क्या करते हो, बैठ जाते हो, ठीक है, डीप इनहेल करते हो, उससे क्या होगा? इस लैक्टिक एसिड की वजह से होना क्या है और इस लैक्टिक एसिड का क्या होगा, लेट्स सी। देखो, लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स होंगे, पेन होगी, राइट, ओवरऑल मसल फटीग होगी, फटीग का मतलब थकावट होगी। नाउ व्हाट विल हैपन टू दिस लैक्टिक एसिड? तो जब तुम आराम करने बैठ जाते हो कि आज एक्सरसाइज में नहीं जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन? सो व्हाट इज द फेट ऑफ लैक्टिक एसिड? सी, सो out of the total lactic acid formed, see, 1/5 of the total, I'll write it LA, 1/5 of the total lactic acid, जब तुम हाफ के बैठ गए हो, डीप इनहेल कर रहे हो, तो उस ऑक्सीजन के साथ इस 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड को ब्रेक डाउन किया जाएगा, ऑक्सीडाइज किया जाएगा, ठीक है। तो 1/5 ऑफ लैक्टिक एसिड का क्या होगा और बाकी 4/5 का क्या होना है? लेट्स अंडरस्टैंड। सो talking about this 1/5 of lactic acid will be oxidized to form carbon dioxide and water, ठीक है। हमने मसल से लैक्टिक एसिड को हटाना है, क्योंकि जब तक लैक्टिक एसिड वहां पे रहेगा आपको पेन, आपको क्रैम्प्स फील होते रहेंगे। तो 1/5 को तो ऑक्सीडाइज करके हमने क्या बना दिया? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट हैपेंस टू द रेस्ट ऑफ इट? सी, जो मेजर पार्ट है लैक्टिक एसिड का, इसको यूज करके बॉडी ग्लूकोज बनाने वाली है। देखो, तो लैक्टिक एसिड, देखो लैक्टिक एसिड ये कहां पे बना है? दिस इज इन मसल्स, राइट। तो ये मसल्स से लैक्टिक एसिड जो 4/5 है, इसको डाला जाएगा ब्लड के अंदर। इट विल बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड। नाउ ब्लड इज गोइंग टू कैरी इट टू द लिवर. Lactic acid is carried to the liver. Now liver is going to break down this lactic acid. Is that clear? So liver is going to convert this lactic acid into glucose. Lactic acid will be converted to glucose. कहाँ पे? Liver के अंदर. It is happening inside your liver. So see, this is all happening in your liver. क्लियर? अब लिवर के अंदर क्या बन गया? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज को वापस कहां भेजा जाएगा? मसल्स के पास, ठीक है। तो लिवर से अब इस ग्लूकोज को हम वापस डाल देंगे ब्लड के अंदर, ठीक है। नाउ दिस ग्लूकोज विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड एंड ब्लड इज गोइंग टू कैरी दिस ग्लूकोज टू मसल्स. ग्लूकोज इज सेंट बैक टू मसल्स एंड मसल्स विल यूटिलाइज दिस ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी. एग्जैक्टली। तो देखो, लैक्टिक एसिड बना, लेकिन बॉडी ने, लिवर ने क्या किया? उस लैक्टिक एसिड से और ग्लूकोज बना लिए, ठीक है, जो वो खुद यूटिलाइज करेगा. सो नाउ दिस ग्लूकोज विल बी यूटिलाइज्ड बाय द मसल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी. और जैसे ही ऑक्सीजन स्टोर खत्म हुआ तो अगेन दिस ग्लूकोज विल अगेन फॉर्म लैक्टिक एसिड. एग्जैक्टली. सो लैक्टिक एसिड जो हमें नुकसान पहुंचा रहा था, अब उसी को हमने एज अ गिफ्ट कन्वर्ट कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया हमने अपनी ग्लूकोज में. एंड हु डिड दैट? योर लिवर डिड दैट. तो गाइस, जब हम डाइजेशन पे आएंगे ना, तो डाइजेशन के अंदर लिवर इज सच अ मल्टीटास्कर. ऐसे ऐसे काम हर चैप्टर में घुसा पड़ा है आपका लिवर, ठीक है. एक्सक्रीशन में उसका रोल हमने देख लिया. हम देखेंगे हार्मोन्स लिवर प्रोड्यूस करेगा. एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन डाइजेशन में फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है. डिटॉक्सिफिकेशन उसने करनी है. देखो, मूवमेंट एंड लोकोमोशन में भी उसका रोल हमने देख लिया कि लैक्टिक एसिड को डिस्ट्रॉय करके उसको कन्वर्ट कर रहा है वो किसमें? इनटू द ग्लूकोज. एंड लॉट्स ऑफ फंक्शंस, ठीक है. लार्जेस्ट ग्लैंड है आपकी बॉडी की लिवर एंड इट इज गोइंग टू प्ले वंडरफुल रोल्स. इज दैट क्लियर? चलिए, लेट्स कम बैक हियर. सो ये जो लैक्टिक एसिड की कन्वर्जन हुई है इनटू ग्लूकोज, नाउ दिस वाज स्टडीड बाय कोरीज, ठीक है. इट वाज स्टडीड बाय कोरीज एंड वी कॉल इट कोरीज साइकिल. Is that clear? There were two people from the same family and they studied this cycle. So lactic acid की जो conversion into glucose, this is known as Core's cycle. And where does it occur? It occurs basically in the liver. Is that clear? So this is how lactic acid will be removed from your muscles. और जब lactic acid muscles में से हट जाता है, we feel fresh again और फिर उसी जोश से हम जाते हैं दोबारा
भागने के लिए, अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। इज इट क्लियर? और लैक्टिक एसिड की ये जो कन्वर्जन है इनटू द ग्लूकोज, इसको हम स्पीड अप कर सकते हैं बाय टेकिंग सम विटामिन्स। इज इट क्लियर? तो कभी भी अगर ऐसे क्रैम्प्स हो जाए, जस्ट टेक सम मल्टीविटामिन्स and they will help you in getting rid of cramps at a faster rate. Is that clear? चलिए, so that was all about the skeletal muscles. हमने अभी तक देखो skeletal muscles का structure किया, उसका mechanism of contraction किया, उसकी different types की, और जब वो थक जाती हैं तो क्यों थकती हैं और lactic acid का क्या होता है, we have read it all. In the very beginning of the lecture, I told you कि जो बाकी दो muscles हैं, involuntary and cardiac muscles, इनको हम अब comparison करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, इनवॉलंटरी मसल्स के बारे इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आई टोल्ड यू ये आपके कंट्रोल में नहीं है, सो वी कॉल देम इनवॉलंटरी। इनके ऊपर स्ट्राइशंस नहीं है, सो वी ऑल्सो कॉल देम नॉन स्ट्राइटेड। ठीक है, और ये आपके इंटरनल ऑर्गन्स बनाती हैं। इंटरनल ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन्स। तो इसलिए इनको हम विसरल मसल्स भी बोल सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, अब ये जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इनके अंदर भी वही फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, राइट? अब इनके फाइबर्स देखो कैसे होते हैं। लेट्स क्विकली रिकलेक्ट। आपके वॉलंटरी मसल के फाइबर्स कैसे थे? सिलिंड्रिकल थे। ये सिलिंड्रिकल नहीं है, इनकी शेप होगी ऐसी, स्पिंडल शेप्ड, या फिर इनको फ्यूजिफॉर्म कहा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट, दे आर फ्यूजिफॉर्म। एनसीईआरटी ने जो टर्म यूज की है दैट इज फ्यूजिफॉर्म शेप्ड या स्पिंडल शेप्ड। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, आपकी जो वॉलंटरी मसल थी वो बंडल्स में अकर करती थी, राइट? ये बंडल्स नहीं बनाएंगे, ऐसे बहुत सारे फ्यूजिफॉर्म जो होंगे ये मिलके ऐसे शीट्स बनाते हैं। क्या बनाएंगे? शीट्स। सो दे अकर इन शीट्स। क्लियर? दूसरा, थर्ड पॉइंट, आपका जो वॉलंटरी मसल का फाइबर था वो मल्टी न्यूक्लिएटेड था, वाइल जो इनवॉलंटरी मसल फाइबर होगा दैट विल बी यूनी न्यूक्लिएटेड। सिंगल न्यूक्लियस होगा और वो भी सेंटर में, और उसका न्यूक्लियस क्या था? मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। सो दिस इज यूनी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड एंड न्यूक्लियस इज राइट इन द सेंटर, सेंट्रल न्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? वो भी अनब्रांच्ड था। अच्छा, एक सिमिलैरिटी आ गई है कि आपकी वॉलंटरी मसल्स के फाइबर्स भी अनब्रांच्ड है और ये भी अनब्रांच्ड रहेंगे। इज दैट क्लियर? सो दीज आर फ्यूजिफॉर्म शेप्ड। फ्यूजिफॉर्म, और ये साइड से देखो कैसे हैं, टेपरिंग है। ठीक है, टेपरिंग एट द एंड्स। टेपरिंग का मतलब जब एंड होते हैं ये तो दे आर कन्वर्जिंग टू फॉर्म द पॉइंटेड एंड्स। टेपरिंग एट द एंड्स, दे हैव पॉइंटेड एंड्स। इज दैट क्लियर? और इनके अंदर स्ट्राइशंस नहीं बनती हैं बिकॉज आई टोल्ड यू कि जो फिलामेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है गाइस, वो फिलामेंट्स रोज में प्रेजेंट नहीं है। जब हम बैंड्स पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू थिक 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 एक रो में आ जाता है, इतना थिक हो जाता है कि उसमें से लाइट पेनिट्रेट नहीं करती है, इट अपीयर्स डार्क, राइट? सो ए बैंड और डार्क बैंड। लेकिन यहाँ पे ऐसा रोज वाला फैशन नहीं होगा, दे आर प्रेजेंट जस्ट हैफहेजेडली। ठीक है, रैंडमली प्रेजेंट होंगे, एक दूसरे के ऊपर नीचे ऐसे प्रेजेंट नहीं है, so light can easily penetrate through anywhere. Is it clear? So no striations. So ऐसे होते हैं हमारे involuntary muscle fibers. Fusiform, occur in sheets, uninucleated है, central nucleus होता है और ये भी unbranched होंगे। Is that clear? और कहाँ पे occur करते हैं? जितने भी आपके organs हैं, internal organs जो आपके कंट्रोल में नहीं है, stomach, uterus, even आपके जो arteries और veins हमने पढ़ी हैं, उनके wall, ट्यूनिका मीडिया मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, रिमेंबर? ठीक है, तो इनको हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। सी, वी हैव अनदर नेम फॉर इट, वी कॉल देम स्मूथ मसल्स एज वेल। क्लियर? सो वहां पे भी यही वाली मसल्स प्रेजेंट हैं जो कि वेजो डायलेशन या वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगी। इज दैट क्लियर? अब हम नेक्स्ट आते हैं अपनी कार्डियक मसल्स पे। देखो, कार्डियक मसल्स नाम से पता लग रहा है दे आर फाउंड ओनली इन योर हार्ट। क्लियर? दे आर ओनली फाउंड इन हार्ट। और हार्ट की कौन सी वॉल के अंदर कार्डियक मसल्स होंगी? हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था और हमने देखा था कि हार्ट की वॉल के अंदर 3 लेयर्स थी, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, राइट? तो एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम का तो स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट था, और मायोकार्डियम नाम से पता लग रहा है मसल की बनी होगी, राइट? जो हार्ट की वॉल्स की थिकनेस वेरी करती है,
हमने कहा था ऑरिकल्स के कंपैरिजन में वेंट्रिकल्स की वॉल थिक होती है और वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकेस्ट होती है। तो ये जो वेरिएशन है उसकी वॉल्स की थिकनेस में, वो वेरिएशन किस लेयर की वजह से आ रही थी? मायोकार्डियम। सो इट इज मेड अप ऑफ दीज कार्डियक मसल्स। इज दैट क्लियर? नाउ सी, सो कार्डियक मसल्स का अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सो स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी, एक स्टेटमेंट थी कि जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, देखो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, राइट? और जो वॉलंटरी मसल्स हैं वो कंट्रोल में है और वो स्ट्राइटेड है। और जो कार्डियक मसल्स हैं ये दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। स्ट्रक्चर इसने स्केलेटल मसल से ले लिया, यानी वॉलंटरी मसल के जैसा ले लिया, लगभग सेम सेम, ठीक है। और फंक्शन ये अपनी मर्जी से करती है, यानी इनवॉलंटरी मसल्स की तरह है। सो दे लुक लाइक, their structure is like voluntary muscles, right? And they function like involuntary muscles. Function like involuntary muscles. Is that clear? तो इनमें दोनों के फीचर्स प्रेजेंट रहेंगे। Now let's see the structure. तो इसका स्ट्रक्चर कुछ किसके जैसा है? वॉलंटरी मसल जैसा है। तो वॉलंटरी मसल की तरह इसके फाइबर्स भी सिलिंड्रिकल होंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि वॉलंटरी मसल फाइबर्स अनब्रांच थी और ये ब्रांच्ड होंगी। तो ये देखो इनकी ब्रांचिंग हो रखी है, बहुत सारी इनकी ब्रांचेस पैदा, ऐसे ब्रांचेस आर प्रेजेंट। इज इट क्लियर? सो दीज आर ब्रांचेस ऑफ कार्डियक मसल फाइबर्स। इज इट क्लियर? सो दीज आर ब्रांच्ड इन नेचर। पॉइंट नंबर 1, सो हैं तो सिलिंड्रिकल लेकिन ये ब्रांच्ड हैं। इज इट क्लियर? अब वो भी बंडल्स में अकर करती थी, ये भी मिलके बंडल्स बनाएंगे। दे अकर इन बंडल्स। इज इट क्लियर? स्ट्राइटेड मसल्स जो हैं वो मेनी न्यूक्लिएटेड थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन 2 या 3 जरूर होंगे। तो इट इज नॉट यूनी न्यूक्लिएटेड, इट हैज 2 to 3, राइट? सो इट हैज 2 to 3 न्यूक्लियाई। कुछ बुक्स में सिंगल न्यूक्लियस लिखा होता है, बट नो, it has 2 to 3 nuclei. Clear? And again nuclei will be peripheral. Nucleus कहाँ होगा? Periphery की तरफ, boundary की तरफ, peripheral. Is it clear? यहाँ पे भी striations present होंगी, लेकिन वो striations faint होंगी। तो striations structure किसके जैसा है? voluntary जैसा। So striations यहाँ पे भी हैं, लेकिन वो faint striations होंगी। Is it clear? It also has striations but faint. Clear? Now see. जब हम मसल फाइबर पढ़ रहे थे स्केलेटल मसल का, तो हमने देखा था कि उसकी जो सार्कोलेमा है वो टी ट्यूब्यूल्स बना रही है ताकि मैसेज अंदर तक जाए। अब यहाँ पे तो वो ब्रांच्ड भी है, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच तक भेजने के लिए, क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करने के लिए यहाँ पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो किसी और मसल के अंदर हमें अभी तक नहीं दिखाई दिया। एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज, ये स्पेशल डिस्क प्रेजेंट है जो क्विक ट्रांसमिशन कर रही है। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज intercalated discs. Intercalated disc. ये स्पेशल जंक्शंस होते हैं जहां से क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स होगी, एंड दीज आर द यूनिक फीचर्स ऑफ ओनली कार्डियक मसल्स, नॉट टू बी फाउंड इन योर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मसल्स। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अ यूनिक फीचर फॉर क्विक ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। इज दैट क्लियर? सो ये फीचर्स आपको, ये सारा पॉइंट आपको मिलेगा स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में। तो गाइस जहां जहां पे भी मसल के बारे में चीजें स्कैटर्ड है, हमने सब कंपाइल कर दिया है, ठीक है? सो यू कैन हैव अ क्विक लुक इन द चैप्टर ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, क्विक ट्रांसमिशन फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। इज इट क्लियर? चलिए, सो ये हो गया हमारा cardiac muscle fiber. Clear? And it is found only in the heart. Done? Now let's compare all of them. Let's compare. So I have brought these differences. एक बार देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, so cardiac muscles देखिए, they are found only in the heart. They perform involuntarily, responsible for pumping the blood. ये इसका function हो गया. Then they comprise, इनकी branching होगी, ठीक है? And they are connected by intercalated discs with a single nucleus. तो generally single लिखा होता है, but actually it has 2 to 3 nuclei.
क्लियर? नाउ कमिंग ऑन टू द स्केलेटल मसल, ये सिर्फ हार्ट में है, तो ये आपके जितने भी वॉलंटरी मसल्स हैं सब में स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होती हैं. एंड क्यों बोलते हैं स्केलेटल मसल्स? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड योर स्किन. और ये वॉलंटरी मूवमेंट्स शो करेंगी. दीज शो इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, दीज शो, और skeletal muscles will show voluntary movements. Clear? Now, cardiac muscle fibers का function क्या हो सकता है? To pump the blood, to pump the heart, right? और इनका काम क्या होगा? To power the joints, adding physical movements. Clear? And ये जो आपके skeletal muscle fibers हैं, they are cylindrical, they are multinucleated, but they are unbranched. They are unbranched. Is that clear? Coming on to the smooth muscle fibers now. Now, smooth muscle fibers, they line the walls of internal organs. Internal organs are known as visceral organs. That is why we call these muscles as visceral muscles. ठीक है? और काम कैसे करते हैं ये? Involuntary, आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है. ठीक है? और they will move the internal organs to facilitate their functions. तो जब हम खाते हैं, खाना यानी जॉ के मूवमेंट्स जो हैं ये वॉलंटरी मूवमेंट्स हैं. क्लियर? आपके यहाँ पे जितनी मसल्स हैं they're all voluntary. लेकिन एक बार पेट में खाना चला गया तो पचना पचाने का काम जो है स्टमक कर रही है, राइट? वो जितनी भी मूवमेंट्स हैं दे आर ऑल इनवॉलंटरी. क्लियर? देन दे कंप्राइज ऑफ सिंगल न्यूक्लियस. टेपरिंग फाइबर्स होते हैं. टेपरिंग आई टोल्ड यू पॉइंटेड, राइट? एंड दे हैव सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल्स. इज इट क्लियर? एंड इनकी शेप कैसे रहती है? फ्यूजीफॉर्म. और ये दोनों कैसे हैं? सिलेंड्रिकल. दे आर बोथ सिलेंड्रिकल. क्लियर? And cylindrical, it's written here. Then more differences, see. So जो आपके cardiac muscle fibers हैं, they are under the regulation of nervous system, endocrine system and various chemicals. तो हमने हार्ट के केस में पढ़ा भी था कि हार्ट को, बेशक हार्ट जो है वो अपनी मूवमेंट खुद जनरेट करता है, इट इज मायोजेनिक, राइट? लेकिन ब्रेन उसको मैसेज दे सकता है टेकीकार्डिया के लिए, ब्रेडीकार्डिया के लिए, राइट? एंडोक्राइन सिस्टम, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन का रोल हमने देखा था. ऑल्सो वी हैव सीन फंक्शंस ऑफ एंड रोल्स ऑफ अदर केमिकल्स कि कैल्शियम अगर हमने ज्यादा इंजेक्ट कर दिया तो उसकी वजह से भी हार्ट रेट इंक्रीज होती है, और अगर जरूरत से ज्यादा कैल्शियम इंजेक्ट कर दिया तो एकदम से हार्ट कैन जस्ट स्टॉप बीटिंग एज वेल. सो देयर आर इफेक्ट्स ऑफ अदर केमिकल्स एज वेल. थायरॉक्सिन का रोल देखा था, राइट? देन इट हैज इंटरमीडिएट एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. देखो सबसे ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी स्केलेटल मसल्स की. ठीक है? हर वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं. सबसे लो होंगी इनकी, एंड इंटरमीडिएट होती हैं आपकी कार्डिक मसल्स की. देन अंडर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड योर स्मूथ मसल्स दे आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन एंड अगेन सर्टेन केमिकल्स एंड स्ट्रेचिंग. इनकी लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स होंगी. नाउ सी, दे हैव इंटरमीडिएट स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. बहुत तेज नहीं बीट करता है. तुम्हें पता है हार्ट बीट हमने पढ़ी थी, हमने हार्ट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ी थी, पूरा कार्डिक साइकिल पढ़ा है. तो ऐसा नहीं है कि हर वक्त बीट करता जा रहा है, उसकी एक प्रॉपर स्पीड है. जैसे एक मिनट के अंदर इट विल ओनली बीट फॉर 70 to 80 टाइम्स, और इट विल इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स, बट स्टिल देयर इज अ रिदमिसिटी, राइट? इट इज रिदमिक. वाइल जो आपकी स्केलेटल मसल फाइबर्स होंगे ये हाई स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं. एंड देन ये जो आपके स्मूथ मसल्स हैं दे हैव अ वेरी स्लो स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. योर स्टमक इज गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट एट अ स्लो स्पीड, एट इट्स ओन स्पीड. ठीक है? जो इन दोनों के कंपैरिजन में काफी लो है. एंड फाइनली दे एग्जिबिट रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस. इसमें कोई रिदमिसिटी नहीं है. इवन आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होती है. तो स्टमक की भी एक रिदम है जिसपे उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है और आपके फूड को डाइजेस्ट करना है. क्लियर? चलिए, सो दीज वर द डिफरेंसेस. इसके अलावा कुछ और डिफरेंसेस भी हम ऐड कर सकते हैं ना. सी, आपके जो कार्डिक मसल फाइबर्स हैं दे डू नॉट फटीग, राइट? नो फटीग, ये कभी भी नहीं थकते. फाइन. स्केलेटल मसल फाइबर्स डेफिनेटली फटीग करते हैं. स्टमक भी कभी फटीग नहीं करती. खाते खाते मुंह थक सकता है, ठीक है? जॉ मसल्स थक सकती हैं, लेकिन पेट कभी नहीं थकता, राइट? सो इट विल कीप कॉन्ट्रैक्टिंग, इट विल कीप डाइजेस्टिंग योर फूड जितना भी आप उसको दे रहे हो. सो फटीग ये बिल्कुल नहीं करेंगी. नो फटीग. ओनली स्केलेटल मसल्स जो है वो फटीग शो करेंगी. इज दैट क्लियर? सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंसेस. नाउ यहां तक हमारा एक पार्ट ऑफ द चैप्टर कंप्लीट होता है, दैट इज योर मस्कुलर सिस्टम.
एंड एज आई टोल्ड यू, मूवमेंट एंड लोकोमोशन के लिए हमारे केस में दो सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। मसल्स जहां पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होगी जो कि बोन्स को मूव करवाएंगी, क्योंकि बोन्स अपने आप मूव नहीं करती, लेकिन बोन्स डेफिनेटली एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं ताकि वो मसल्स की वजह से जो मूवमेंट हो रही है वो रैपिड हो सके। इज दैट क्लियर? चले, तो अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज स्केलेटल सिस्टम। सो गाइज, ये सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। ह्यूमन स्केलेटल जो डिटेल्स करने हैं ये हम कल की क्लास में करेंगे, लेकिन आज मैं बेसिक सा तुम्हें ये बता रही हूं कि स्केलेटल सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो दो स्ट्रक्चर्स से बना है, ठीक है। एक तो बोन्स, सबको याद आ रहा होगा, एंड द सेकेंड स्ट्रक्चर इज कार्टिलेज। इज इट क्लियर? सो बोन एंड कार्टिलेज, और ये स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स एंड कार्टिलेज, दे कॉन्स्टिट्यूट योर कनेक्टिव टिश्यू। दे कॉन्स्टिट्यूट योर कनेक्टिव टिश्यू। गाइस, जब मैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पे पहुंचूंगी, सो यू विल रियलाइज कि ड्यूरिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत सारा हिस्सा कर लेना है। सी, वी हैव डिस्कस्ड मस्कुलर टिश्यू इन डिटेल, all of it, right? So one system, one type of tissue is already done. Then connective tissue, जो बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा जो आपका टिश्यू है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू, उसमें से भी एक टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू हम करने वाले हैं, दैट इज बोन एंड कार्टिलेज। इज इट क्लियर? स्पेशलाइज्ड में दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, कई तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है, बट लेट्स सी। तो बोन्स एंड कार्टिलेज, दे टुगेदर फॉर्म योर स्केलेटल सिस्टम। क्लियर? नाउ सी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? किसको हम बोन बोलते हैं, किसको कार्टिलेज बोलेंगे? लेट्स अंडरस्टैंड टुडे इटसेल्फ, और कल हम पढ़ेंगे ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम। सी, बोन जो होती है गाइस, वो हार्ड होगी और इनफ्लेक्सिबल होती है, यानी कि आप उसको बेंड नहीं कर सकते हैं, राइट? बट जो कार्टिलेज है वो सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होता है एज कंपेयर टू द बोन, नॉट अदरवाइज। अदरवाइज अगर हम देखें तो यहाँ पे जो दो बोन्स के बीच में यहाँ पे जो कार्टिलेज है, इट इज मोर और लेस लाइक अ हड्डी, लाइक अ बोन, ठीक है। कितना हार्ड लग रहा है, पता भी नहीं लगता कि ये बोन नहीं है, अगर किसी को ना पता हो। बीइंग मेडिकल स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा, बट अगर आप चलते फिरते किसी को पूछेंगे तो उसके लिए क्या है, ना कि हड्डी, बट इट इज नॉट अ हड्डी, इट्स अ कार्टिलेज, राइट? बट यस, देयर आर सम प्लेसेस वेयर वी हैव फ्लेक्सिबल कार्टिलेज, जैसे टिप ऑफ द नोज, जैसे ये पिन्ना, तो कहीं कहीं ये फ्लेक्सिबल भी होता है। तो कार्टिलेज की टाइप्स हैं, वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, राइट? हेयर लाइन आपने सुना है नाम, इलास्टिक कार्टिलेज हमने पढ़ा था, एपिग्लॉटिस, रिमेंबर? देन वी हैव द हार्डेस्ट टाइप ऑफ कार्टिलेज, दैट इज कैल्सिफाइड। तो अगर कार्टिलेज के अंदर कैल्सिफिकेशन हो जाएगी, यानी कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है, तो वो और ज्यादा हार्ड होता जाएगा। बट एज कंपेयर टू बोन, कार्टिलेज इज सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। क्लियर? देन large quantity of mineral and salts present, especially phosphate and carbonates and calcium and magnesiums are also present. तो ये अलग अलग तरह के salts present होते हैं, और salts की quantity definitely bones के अंदर ज्यादा है। Now here we have a PYQ, previous year question, कि bone के अंदर सबसे ज्यादा abundant salt कौन सा होता है? And the answer is calcium phosphate. Answer is calcium phosphate. This is the most abundant salt of bone. Do write it somewhere. Most abundant salt. This is a previous year question. Clear? Calcium and magnesium salts are also found. Here, the deposition of minerals is rare or lesser. Then, blood supply यहाँ पे through Harvesian canals होगी. Now see, अगर हम bone की बात करें, मान लो कि ये आपकी bone है, ठीक है? सो इस बोन की जो लॉन्गिट्यूडनल, इसकी वॉल के अंदर, बोन की वॉल के अंदर बीच में कुछ लॉन्गिट्यूडनल कैनाल्स रहती हैं, जिनको हम बोलते हैं हार्वेशियन कैनाल्स, ठीक है? और ये हार्वेशियन सिस्टम, हार्वेशियन कैनाल्स जो हैं गाइस, ये सिर्फ मैमल्स की बोन्स में होता है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई टेल यू व्हाट हार्वेशियन सिस्टम इज। सो ये हार्वेशियन कैनाल सिर्फ मैमेलियन बोन्स के होंगे, और उसके थ्रू ये ब्लड सप्लाई पहुंचती है। वेयर एज कार्टिलेज के अंदर हार्वेशियन कैनाल्स आर एब्सेंट, और ब्लड सप्लाई थ्रू आउट नहीं होती, सिर्फ ऊपर ऊपर होती है, ठीक है? सो
blood supply is restricted only to the outside. Throughout cartilage blood supply नहीं होगी, while bone को अंदर तक blood supply पहुंचती है. Then matrix shows concentric lamellae. ठीक है, ये concentric lamellae और canals मिलके बनाएंगे हमारे Harvesian system. So we'll see what Harvesian system is. Clear? अभी समझते हैं इसे हम. Now see, इसका जो मैट्रिक्स होता है वो होमोजेनस होता है, यानी देयर आर नो कैनाल्स, नो सच सिस्टम इज फाउंड. नाउ यहाँ पे लेकुने हैव ब्रांच्ड एंड रेडिएटिंग चैनल्स कॉल्ड कैनालिकुलाई. उससे पहले समझो, बोन के लिए जो वर्ड हमने यूज करना है दैट इज ऑस्टियो. ठीक है, और कार्टिलेज के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं दैट इज कॉन्ड्रो. क्लियर? सो स्टडी ऑफ बोन्स osteology, study of cartilage chondrology. Clear? इस bone forming cells क्या होंगे? Osteocytes. Cartilage forming cells क्या होंगे? Chondrocytes. Are you getting this? This is how we use the terminology. तो बेसिक रूट समझना शुरू करो. बायोलॉजी में हर टर्म तुम्हें पता हो ये पॉसिबल नहीं है, बट हम वर्ड्स को तोड़ के बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ये बहुत सिंपल ट्रिक होती है और पहला स्टेप होता है जब हमें बायोलॉजी ना इजी लगनी शुरू होती है, टर्म्स याद आनी शुरू हो जाती हैं अगर हमें उसके वर्ड रूट समझ आने शुरू हो जाए. चलिए, नाउ कमिंग बैक हियर. अब देखो, जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, बोन का स्ट्रक्चर देखते हैं अब. सो बोन फॉर्मिंग सेल्स जो होते हैं दे आर नोन एज ऑस्टियोसाइट्स. और तुम्हें पता है कि हर सेल का कोई ना कोई मदर सेल होता है या प्रिकर्सर सेल होता है. तो प्रिकर्सर सेल के लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑस्टियोब्लास्ट. इज दैट क्लियर? याद आ रहा है? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस, है ना? तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहां से वर्ड आया था? मैंने बताया था कि किसी का ब्लास्ट नहीं हो रहा है. एरिथ्रोब्लास्ट वर्ड इज द प्रिकर्सर ऑफ एरिथ्रोसाइट, राइट? इसी तरह से जो बोन को बनाने वाला सेल है दैट इज ऑस्टियोसाइट. दिस इज द बोन फॉर्मिंग सेल. बोन फॉर्मिंग सेल. लेकिन इस बोन फॉर्मिंग सेल का कहां से ओरिजिन हुआ है? ऑस्टियोब्लास्ट से. सो दिस इज द बोन का प्रिकर्सर सेल. इज दैट क्लियर? तो किसी पे प्रिकर्सर सेल होगा तो नाम के पीछे ब्लास्ट आता है, बोन प्रिकर्सर सेल. क्लियर? नाउ सी, जो ऑस्टियोसाइट है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ये कैसे होते हैं? ये कुछ ऐसे होंगे, स्टार शेप्ड सेल्स होते हैं. सो नॉर्मली सेल ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है. ये कैसा है? ये कुछ ऐसा है. इसके साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस होंगे. ठीक है, ये साइटोप्लाज्म इस तरह से प्रोसेसेस शो करता है. राइट, ये इसकी प्रोसेसेस हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस. ठीक है, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, ये सारा इसका साइटोप्लाज्म जा रहा है. ठीक है, और ये जो सेल्स होते हैं ये सिक्रीट करते हैं दो चीजें. ठीक है, क्या बनाना है इन्होंने? बोन बनानी है. दीज आर बोन फॉर्मिंग सेल्स. सो दे विल वन सिक्रीट सॉल्ट्स, फाइन, एंड दूसरा ये बनाएंगे इसका प्रोटीन. सो द प्रोटीन ऑफ बोन, अगेन ओएसिन वर्ड ओएसी वर्ड आने वाला है. सो दे प्रोड्यूस अ प्रोटीन कॉल्ड ओएसिन. दिस इज द प्रोटीन ऑफ अ बोन. ऐसे ही कार्टिलेज का भी प्रोटीन होगा, नाम होगा कॉन्ड्रिन. आर यू गेटिंग दिस? we'll come on to that as well. Now see, so osteocytes ये बनाएंगे salts and oesin. अब ये जो सेल्स होते हैं, so these are the cytoplasmic processes. ठीक है, cytoplasmic processes. अब अगर हम कार्टिलेज बनाने वाले सेल्स देखेंगे, कॉन्ड्रोसाइट्स, तो उनकी ऐसे कोई प्रोसेसेस नहीं होती. ठीक है, और ये प्रेजेंट होते हैं लेकुना के अंदर. लेकुना का मतलब कैविटी, और उस कैविटी के अंदर फ्लूइड रहता है, और कैविटी भी इन प्रोसेसेस के हिसाब से ब्रांचिंग शो करने लग जाती है. सो दिस इज अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी जिसके अंदर की ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट रहता है. इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंड कैविटी इज नोन एज लेकुना, फ्लूइड फिल्ड लेकुना. एंड इनकी साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस को एडजस्ट करने के लिए लेकुना के अंदर क्या बन गए हैं? कैनालिकुलाई बन गए, कैनाल्स बन गई हैं, स्मॉल कैनाल्स नोन एज कैनालिकुलाई. क्लियर? तो बोन के केस में जो लेकुने हैं वो कैनालिकुलाई शो करेंगे. ठीक है, और जो सेल है यानी ऑस्टियोसाइट है वो साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस शो करेगा. डन. और एक लेकुना के अंदर सी, जो lacuna है, lacuna means cavity. Now this lacuna will have one cell.
only 1 cell per lacuna. Is it clear? Per lacuna. अब जरा देखते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट. तो देखो कॉन्ड्रोसाइट यानी जो कार्टिलेज बनाएगा उसका भी प्रिकर्सर सेल होने वाला है कॉन्ड्रोब्लास्ट. ठीक है, कॉन्ड्रोब्लास्ट से बनेगा कॉन्ड्रोसाइट, कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल. क्लियर? और ये जो कॉन्ड्रोसाइट है गाइस, ये एक नॉर्मल सा सेल है, ऐसा, इसकी कोई साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस नहीं है. ये भी लेकुना के अंदर प्रेजेंट है और लेकुना के अंदर 1 से 2 से 3 सेल्स भी हो सकते हैं. और देखो ये नॉर्मल लेकुना होगा, फ्लूइड फिल्ड लेकुना. ना तो सेल की साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस हैं और ना ही लेकुना के अंदर कोई कैनालिकुलाई बनी. सो ये है एक टिपिकल सा कॉन्ड्रोसाइट, दैट इज या कार्टिलेज सिक्रीटिंग सेल. और ये कार्टिलेज सिक्रीटिंग सेल क्या बनाएगा, क्या रिलीज करेगा? ये प्रोटीन रिलीज करेगा जिसका नाम है कॉन्ड्रिन. इट इज अ प्रोटीन. इज इट क्लियर? और यहां पे हम देख पा रहे हैं देयर आर 2 सेल्स पर लेकुना. 2 से 3 सेल्स हो सकते हैं पर लेकुना. इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ सी. सो ये हो गया हमारे सेल्स, ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स. इसकी स्टडी को ऑस्टियोलॉजी, उसकी स्टडी को कॉन्ड्रोलॉजी बोलेंगे. लेट्स गेट बैक हियर. नाउ वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस. सो लेकुने प्रेजेंट होते हैं और लेकुने के अंदर ब्रांचेस हैं, रेडिएटिंग कैनाल्स बन रही हैं जिनको हम बोल देते हैं कैनालिकुलाई, while कैनालिकुलाई आर एब्सेंट इन केस ऑफ कार्टिलेज. देन ऑस्टियोसाइट्स, इसके सेल्स का नाम क्या है? ऑस्टियोसाइट्स. दे आर प्रेजेंट सिंगली इन अ लेकुना, एक लेकुना के अंदर एक ही होगा. और इस केस में देखिए जो कॉन्ड्रोसाइट्स हैं दे आर प्रेजेंट सिंगली और इन ग्रुप्स. ठीक है, 2 से 4 हो सकते हैं इन अ लेकुना. इज इट क्लियर? सो इसके अलावा भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए. इसके सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट बता रहे हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट बोल रहे हैं. इधर हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट हैं. प्रोटीन का नाम ओएसिन है, इधर प्रोटीन का नाम कॉन्ड्रिन है. क्लियर? सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज. आपको स्कूल के एग्जाम के लिए स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में ये आ सकता है. क्लियर? आई हैव टोल्ड यू हियर बिकॉज स्केलेटल सिस्टम गाइस हमारे केस में 2 चीजों का बना हुआ है. 1 बोन्स एंड सेकेंड इज योर कार्टिलेज. इसके अलावा देखो हमारे अंदर मेनली जो स्केलेटन है वो बॉडी के अंदर है. वी हैव मेनली एंडोस्केलेटन, लेकिन हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स एक्सोस्केलेटन भी बनाते हैं. तो अगर बॉडी से बाहर स्केलेटन होगा तो इट विल बी नोन एज एक्सोस्केलेटन, और अगर अंदर होगा तो इट विल बी नोन एज एंडोस्केलेटन. ठीक है, तो एंडोस्केलेटन किसका बना हुआ है? बोन्स एंड कार्टिलेज का. क्लियर? और हमारा एक्सोस्केलेटन किस चीज से बनता है? कैन यू थिंक ऑफ इट? थिंक ऑफ इट. लेट मी नो इफ यू नो दैट हमारे अंदर जो एक्सोस्केलेटन है वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं. राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई टेल यू इन द टुमारोज क्लास. Is it clear? So guys, tomorrow we will be starting in detail the skeletal system of humans. Chale, so let's have a neat sprint before we wind up. So let's discuss few more questions today. देखिए, this is a major energy source in a hurdle race to the leg muscle. एनर्जी सोर्स कौन होता है इन अ हर्डल रेस? तो बहुत लंबा दौड़ रहे हो आप, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो मेजर एनर्जी सोर्स रहेगा वो क्या हो सकता है? ग्लाइकोलिसिस? नहीं, ग्लाइकोलिसिस तो सिर्फ 2 एटीपी बनते हैं, तो दैट इज वेरी इनकम्प्लीट. ठीक है. लैक्टेट एंड पायरुवेट? नो. प्री फॉर्म्ड एटीपी? परफॉर्म नहीं, इट शुड बी प्री फॉर्म्ड एटीपी. पहले से एटीपी बन रखी है? नो. इट इज ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म. आपकी मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन यूज कर करके उस हिसाब से एटीपी प्रोड्यूस करेगा. सो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मेटाबॉलिज्म होने वाला है और लंबी दौड़ है तो इट हैज टू बी ऑक्सीडेटिव. बट इट विल डिपेंड कि आपके अंदर कितना मायोग्लोबिन है, आपने कितनी प्रैक्टिस की है. Now see, lack of relaxation between successive stimuli in the sustained muscle contraction is known as. Guys, ये NEET 2016 का क्वेश्चन है, पहले भी मैंने डिस्कस किया था. उस दिन हमने गड़बड़ कर दी थी. We were talking about lactic acid that day, और हमने उसी जोश में वो lactic acid मार्क कर दिया. Now see, read the question carefully. मैंने भी गड़बड़ की थी. Lack of relaxation, 2 स्टिमुलाई के बीच में रिलैक्सेशन नहीं हो रही है, ठीक है,
और लगातार कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है, रिलैक्सेशन हो ही नहीं रही है, तो जब लगातार मैसेज आता जाएगा और आपकी मसल बिना रिलैक्स किए स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में रह जाती है, उसके लिए टर्म यूज होती है टेटनस, नॉट फटीग। हमने उस दिन फटीग मेंशन कर दिया था। फटीग होता है कि रिलैक्सेशन हो रही है लेकिन बार बार कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वहां पे लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो रहा है। इज इट क्लियर? सो समवन हैज एक्चुअली मेंशन्ड इट आल्सो, सो एक्सीलेंट। ठीक है, तो गाइज प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, सो इट इज टेटनस। जब बीच में रिलैक्सेशन नहीं होगी तो मसल सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, सस्टेन मींस लगातार जब कॉन्ट्रैक्शन में रहेंगे, तो दैट इज नोन एज टेटनस। आपने कभी ना कभी फील भी किया होगा, लाइक मेरे केस में अगर मैं पैर को बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रही हूँ ना, तो रिलैक्स करने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि जो आपकी फिंगर्स हैं वो अभी भी अकड़ी सी रह जाती है। आई एम श्योर सबने ये फील किया होगा। तो व्हाट इज दैट? दैट इज टेटनस। इज इट क्लियर? अब तुम्हें लगेगा कि टेटनस तो बीमारी है, उस बीमारी में भी यही होता है कि आपकी ये जो जॉ की मसल्स हैं, ये जो नेक की मसल्स हैं, दे गो इन अ परमानेंट स्टेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से गला दब जाता है एंड वी डाई। इज इट क्लियर? तो वो टेटनस बीमारी भी हो सकती है, ये हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी टेटनाई हो सकता है, और नॉर्मली भी कई बार हम ये एक्सपीरियंस करते हैं। इज इट क्लियर? सो अगर रिलैक्सेशन नहीं होगी तो दैट विल बी टेटनस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल गेट्स इनटू फटीग वेरी अर्ली? सबसे पहले फटीग कहाँ होता है? देखो, स्केलेटल मसल में, स्मूथ मसल में, कार्डिक मसल में, या ऑल ऑफ द अबव? तो सबसे जल्दी कहां पे होगी थकावट? इट इज इन द स्केलेटल मसल। योर स्मूथ मसल्स एंड कार्डिक मसल्स डू नॉट फटीग। क्लियर? नेक्स्ट, स्मूथ मसल्स आर नॉट। देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो ऑलवेज अंडरलाइन और एनसर्कल द कीवर्ड्स कि आपको नॉट पूछा है। स्मूथ मसल्स क्या नहीं है? स्पिंडल शेप्ड है, जिसको फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं। टोल्ड यू, यस। दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ये हम नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे, बट इतना आइडिया तुम्हें जरूर हो चुका होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मींस अपने आप काम करने वाला, इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने वाला। क्लियर? सो यस, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सो वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर, ये भी है। दे आर नॉट मल्टी न्यूक्लिएटेड, दे आर सिंगल सेल्ड और सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। तो आंसर इज डी। इज दैट क्लियर? चलिए, कार्डिक मसल्स आर हैविंग कैरेक्टर्स ऑफ। कार्डिक मसल्स के अंदर दोनों मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट? स्ट्राइप्ड मसल्स के भी, यानी स्ट्राइटेड और स्ट्राइप्ड वन एंड द सेम थिंग। अनस्ट्राइप्ड का भी, ठीक है। सो आंसर इज बोथ ए एंड बी। आंसर इज सी। हमने देखा था फंक्शन, देयर स्ट्रक्चर इज लाइक द स्ट्राइप्ड मसल्स एंड दे फंक्शन लाइक द अनस्ट्राइप्ड मसल्स। क्लियर? चलिए, सो टाइम फॉर अनदर बर्गर क्विज। सो आई होप कि आपने लेक्चर अटेंड किया होगा और सीधा सीधा इस पे जंप नहीं किया होगा। तो लेट्स सी द बर्गर क्विज ऑफ द डे. So burger quiz of the day is, guys, who am I? I make sure that heart keeps beating. I am my own master. Brain cannot directly control the heart but only through me. I'm sure you know the answer. जल्दी से लिखिए इसे comment section में, ठीक है? And I am definitely keeping note of the students who are answering सबसे पहले. And their names will be announced at the end of the chapter. All right, guys. Thank you so much. And tomorrow we'll be starting with the next part of the chapter, that is human skeletal system. I'll see you tomorrow. Until then, take care of yourself and have a wonderful day. पढ़ाई करते रहें. All the very best.